This is the exam of STET 2018 Science Level 2 TGT Set T। इस वीडियो के अंदर मैं साइंस पार्ट 4 सॉल्व करने वाली हूँ। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 91 से 110 का एक वीडियो बनाया है और 111 से 132 के क्वेश्चंस का एक अदर वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 133 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियोस आप जो भी देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे हेल्पफुल रहने वाले हैं उनके प्रिपरेशन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मून would depart from the gravitational field of Earth forever if its speed increased nearly by। परसेंटेज में हम स्पीड बताने की, अगर मून की स्पीड को कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को हमेशा के लिए डिपार्ट करके चला जाएगा। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू में 100। यहाँ से अब हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। वो ये रिलेशन है कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। √2 का वैल्यू होता है 1.41 और इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 0.414 V0 बच जाएगा। वन में V0 से V0 कैंसल, इंटू में 100 है तो ये आ जाएगा 41.4% और 42%। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, दैट इज ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इन्हीं से रिलेटेड हम एक यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं को लेकर के, जिसमें पहले हम काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रिलेशन से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट विल कम √2 gm अपॉन r, जहाँ से g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड v इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। और एक दूसरा रिलेशन हम बनाएंगे किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रिलेशन से। यहाँ से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेंगे। डेट विल कम √√ऑफ gm अपॉन r। यहाँ पे g हमारा वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ है, और r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट है। V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है। जो हमारी यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी है उनको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे E और V0 के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। एंड दिस रिलेशन हमें इस रिलेशन को हमें रिमेंबर करना है, क्योंकि यही रिलेशन हम अपनी कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 42%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। A particle executes simple harmonic motion of amplitude 25 cm and time period 3 seconds. What is the minimum time period required for the particle to move between 2 points located at 12.5 cm on either side of the mean position? देखिए, यहाँ पे टाइम पीरियड 3 सेकेंड का है, एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर का है, और मेन पोजीशन से दोनों तरफ जो पॉइंट लोकेट करना पार्टिकल कितने पे है, 12.5 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट लगने वाला वो वेव का कंसेप्ट होगा। वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात कर रहे हैं, द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which restoring force on the system is directly proportional to the displacement of the system। इसके लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, या फिर ओमेगा की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 अपॉन t, यहाँ से बन जाएगा a sin 2 t अपॉन कैपिटल T। ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, t टाइम और कैपिटल डी टाइम पीरियड है।
जो कि हमें यहाँ पे 3 सेकेंड गिवन है, जो 25 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेशंस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। तो ए का वैल्यू हमने 25 पुट किया और टी का वैल्यू 3 पुट किया। वी हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। ये 0 है और 12.5 दोनों साइड पे, माइनस वाली साइड पे भी और प्लस वाली साइड पे। यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द पार्टिकल फ्रॉम 1 पॉइंट टू मीन पोजीशन कितना होगा? एक पॉइंट से अगर मीन पोजीशन से एक तरफ जाएगा तो 12.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए। तो ये हमने x का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, डिस्टेंस 12.5 इक्वल टू 25 साइन 2 पाई टी अपॉन 3। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 12.5 है, अपॉन में 25 लेके आएंगे तो इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा। 125 अपॉन 250 इक्वल टू साइन 2 पाई टी अपॉन 3। इसको कट करेंगे 1/2 और 1/2 कितने पे होता है? साइन 5/6 पे, साइन 30 1/2। तो साइन 2 पाई टी अपॉन 3, साइन से साइन दोनों तरफ कैंसिल, 5/6 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3t। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू 1/4 सेकेंड आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड और e इज इक्वल टू t नॉट है। और सिमिलरली टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम मीन टू आइदर साइड, एक साइड का 1/4 है तो दूसरी साइड का 1/4 होगा। टोटल ऐड करेंगे तो कितना टाइम पीरियड आ जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा 0.5 सेकेंड आ जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 को तो भी कितना आएगा? 0.5 सेकेंड आएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज ए। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो वो तब यूज किया जाता है जब किन्हीं दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ऑप्शन यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, नो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? रॉन्ग है। और लार्ज डिफरेंस ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इस केस में हम सिंपल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वहाँ पे नीड नहीं पड़ती है। सिंपल डिस्टिलेशन जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का होगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन जब आपका बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो ग्रेटर देन 150 डिग्री सेल्सियस होगा। वेपर्स ऑफ लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट पहले कंडेंस होंगे बिफोर द वेपर ऑफ लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। एक्सोथर्मिक यानी जिनमें हीट एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, उनको एक्सोथर्मिक कहेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होगी तो उसे हमें हीट देनी पड़ेगी, वो आसपास के इन्वायरमेंट से हीट गेन करके आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करेगा। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को जब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी वो या इवेपोरेशन होता है तभी वो सरफेस की हीट लेकर के इवेपोरेशन करवाता है वाटर का। तो ये दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, जब ये रिएक्शन होती है क्विकलाइम के साथ वाटर का रिएक्शन किया जाता है तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड में जब वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर के अंदर जब एसिड मिक्स किया जाता है तो वहाँ भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 ये दोनों ही आपके क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड 2 एंड 3 आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और कंसंट्रेटेड H2SO4 को वाटर में जब हम एडिशन करवा रहे हैं, डाइल्यूशन करवा रहे हैं तो भी हीट रिलीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 137, 3 resistors each equal to 3 ohm are connected so as to form a triangle.
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल इज। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है वो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगने वाला है। रेजिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। रेजिस्टेंस टू टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अगर कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा R=R1 + R2, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम निकालेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 के फॉर्मूले से। इस केस में आपका जो है करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल वाले केस में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। एक ट्रायंगल की फॉर्म में आपके 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हर एक 3 ओम का है। यहाँ पे हमें इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए ए से बी, बी से सी, पहले हम ए और सी पॉइंट के बीच में देखते हैं तो ए बी बी सी, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। देखिए ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है इसलिए सीरीज में है। तो 3 ओम 3 ओम, इन दोनों का सीरीज में हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले से 6 ओम बचेगा। फिर यहाँ पे आपका जो बनेगा ए से सी के बीच में एक ऊपर जो बन गया वो 6 ओम का बन गया, और नीचे जो है वो हमारे पास कितना है, 3 ओम का है ए से सी के बीच में। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। देखिए ये दोनों ही कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे तो कैसा होगा, पैरेलल। R1 और AC के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे 1/R, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट है वो 1/R1 + 1/AC हो जाएगा, 1/6 + 1/3 से निकालेंगे तो 1/R आ जाएगा हमारा 1/2 और R हो जाएगा हमारा 2 ओम। इनको रिवर्स करेंगे तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव वन प्राइमरी कार्बोनियम आयन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ CBr बॉन्ड। यहाँ पे कुछ पेयर्स हमें गिवन है, उनमें बताना कौन सा हमें कार्बोनियम आयन देगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक्टिव अमाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का, और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, और एक्टिव अमाइल ब्रोमाइड का, जिनके मैंने IUPAC नेम भी साथ में लिखे हैं। देखिए यहाँ पे हमें करवाना है हाइड्रोलिसिस ऑफ CBr बॉन्ड। जब हाइड्रोलिसिस होगा CBr बॉन्ड का तो हमें मिलेगा प्राइमरी कार्बोनियम आयन, या हम कह सकते हैं कार्बोकटायन आयन। तो यहाँ से देखिए CBr बॉन्ड है, इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनेगा वो सेकेंडरी जनरेट होगा। इस बॉन्ड का ब्रेक करके देखिए यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। इसी तरीके से यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बोकटायन कैसा बनेगा, प्राइमरी। इस केस में भी कैसा बनेगा, प्राइमरी। इस केस में बनेगा सेकेंडरी, और इस केस में बनेगा सेकेंडरी प्राइमरी यहाँ से। तो यहाँ पे प्राइमरी 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 हमें दे रहा है, एक तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, और एक एक्टिव अमाइल ब्रोमाइड। इन दोनों में, तीनों में से जो पेयर साथ हैं वो वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये वाला पेयर साथ में है। अमाइल ब्रोमाइड के साथ आइसोप्रोपाइल दिया, इसलिए 4 वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। रीड एसरेशन एंड रीजन, देन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। एसरेशन A, termites and ants are social insect. Region R, both establish fungus garden in their nest to feed on fungus. ये सोशल इंसेक्ट क्या होते हैं, any of numerous species of insect that live in colonies and manifest 3 characteristics. क्या कैरेक्टरिस्टिक, पहला तो उनके द्वारा ग्रुप इंटीग्रेशन होना चाहिए, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर एंड ओवरलैप ऑफ जनरेशंस। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करती हो, कॉलोनीज में रहती है तो सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं, जिनके एग्जांपल टर्माइट्स, आंट्स, बीज एंड पेस्ट। अब देखिए सोशल इंसेक्ट हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है।
in the basis of structure, on the basis of structure, function and behavior into caste, the major one being the reproductives जैसे queen and the workers and soldiers. So beside carrying out basic function of reproduction, the member of reproductive caste generally select the site for a new colony and execute the first galleries. The worker care for the egg and larva, collect food for other member of the colonies and construct and repair the nest, while the soldier defend the colony against predators. जो शिकारी होते हैं उनके अगेंस्ट अपनी कॉलोनी को डिफेंड करते हैं. दे एस्टेब्लिश फंगस गार्डन इन देयर नेस्ट एंड फीड ऑन देम. ये तो उनके बारे में डिटेल था. अब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारा एसरेशन है वो भी करेक्ट है और रीजन है वो भी करेक्ट है. एसरेशन हमारा था टर्माइट्स एंड आंट्स आर सोशल इंसेक्ट. यस राइट है. बोथ एस्टेब्लिश फंगस गार्डन इन देयर नेस्ट एंड फीड ऑन फंगस. ये भी करेक्ट है. लेकिन जो हमारा रीजन है वो एसरेशन ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन. तो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होती है बिकॉज दे लिव इन कॉलोनीज एंड डिवाइड देयर वर्क. इस तरीके से लिखा होता तो करेक्ट रीजन हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है एसरेशन का. बट ये अलग तरीके से दिया है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रू हैं बट एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है. both A and R are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट. क्वेश्चन नंबर 140. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर प्लांट. क्वेश्चन नंबर 140 के लिए चार ऑप्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला हॉर्स टेल है. हॉर्स टेल का साइंटिफिक नेम इक्विसेटम हाईमेल है. और जो ये है इनकी टॉलनेस 2 to 6 फीट होती है और वाइडनेस 1 to 6 फीट होती है. हॉर्स टेल का रफ हॉर्स टेल या स्कोरिंग रस ये अनदर नेम है. और ये नॉन फ्लावरिंग एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है. इट हैज़ वर्टिकल green stem with horizontal buds similar to bamboo, but the stems are skinny like tall grass. They are vascular plant that reproduce by spores and not by seeds. Horsetail grow in wet condition or in the standing water. सेकेंड ऑप्शन है लाइकेन्स. लाइकेन्स जो है सिंबॉलिक रिलेशनशिप में रहता है जिसके अंदर एक फंगस होता है एक एल्गा होता है. एल्गा एक तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियाज होते हैं और फंगस जो है वो डोमिनेंट पार्टनर होता है. यहाँ पे ये डोमिनेंट पार्टनर क्या करता है अपनी मेजॉरिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डोनेट करता है लाइकन्स को, जिसके अंदर उसका क्या आता है फ्रॉम इट्स थैलस शेप टू इट्स फ्लोटिंग बॉडीज. थैलस शेप से लेकर फ्लोटिंग बॉडीज तक की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पे फंगस लाइकेंस को क्या कर देता है डोनेट कर देता है. थर्ड ऑप्शन है पेजाइजा. पेजाइजा कॉमनली कॉल्ड कप फंगी is a genus of saprophyta fungi that grow on the ground. Rotting wood or dying. A fruiting body of species of Pejaija is mostly cup or disc-shaped called an apothecia. लास्ट ऑप्शन है एपिड्रा एंड हर्ब लो शर्बी प्लांट विद स्मॉल लीव्स ऑन जॉइंटेड रिब्ड ग्रीन स्टेम्स. दीज आर जिम्नोस्पर्म्स एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू कॉनिफर्स. द ब्रांचेज एंड टॉप्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. और यूएस एफडीए ने इस प्लांट को बैन भी कर दिया था क्योंकि इससे काफ़ी और इसके जो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ पे ऑब्जर्व किए जा रहे थे. तो इन चारों ऑप्शंस की स्टडी के बाद हम कह सकते हैं जो यहाँ पे हमारा टॉलेस्ट हायर प्लांट होगा वो क्या होगा हॉर्स टेल होगा. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हॉर्स टेल प्लांट जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, टैपवर्म, लीच, कॉकरोच एंड अर्थवर्म। देखिए यूनिसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट्स होते हैं या फिर फीमेल पार्ट्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल जिनको हर्माफेरोडाइट्स कहा जाता है, इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं एस्कारिसिस, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, कॉकरोचेस। एंड बाइसेक्सुअल में अर्थवर्म, टैपवर्म, लीचेस, स्पॉन्ज, स्टारफिश एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल के लिए राइट होगा हमारा कॉकरोचेस, ऑप्शन नंबर 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर हमारा हॉर्सटेल प्लांट है, बट स्टेट के पेपर में जो आंसर गिवन था वो एपिड्रा गिवन था। तो इसको जस्ट एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लें। मेरी तरफ से यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। द हाइट ऑफ नाइग्रा फॉल इज 50 मीटर इफ J is equal to 4.2 joule per calorie. The difference in the temperature of water at the top level and the bottom level of fall will be. हाइट नाइग्रा फॉल की गिवन है, यहाँ पे एनर्जी गिवन है। हमें टॉप लेवल पे और बॉटम लेवल पे जो वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस है वो बताना है कितना होगा। हाइट 50 मीटर है, मास m हम मान लेते हैं वाटरफॉल का, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट की mgh। तो मास यहाँ पे हम किसका लेके चल रहे हैं 0.018 मास लेके चल रहे हैं हम 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 18 ग्राम होगा। कैसे आया ये H2O फॉर्मूले से आया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 60 टोटल 18 ग्राम और उसको kg में कन्वर्ट करके यूज किया। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h हमें गिवन है। इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 8.82। यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हो रहा है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा बी द राइज, लेट थीटा बी द राइज इन टेम्परेचर। दैन हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनने वाला है किस तरीके से, देखिए जो J होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में हीट, और पोटेंशियल एनर्जी है mgh अपॉन में हीट के लिए ms थीटा पुट करेंगे। m से m कैंसिल हो जाएगा, gh अपॉन s थीटा। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो gh अपॉन sj। तो थीटा हमारा आ गया gh अपॉन sj। और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, g का वैल्यू, h का वैल्यू, s का वैल्यू और J का वैल्यू। S हमारी क्या है स्पेसिफिक हीट है, जो कि हमने हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए लिया, दैट इज 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा जो आएगा हमारा 0.117 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वाटरफॉल इज थीटा, दैट इज 0.117 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। ए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है इन चारों ऑर्गेनिजम्स में से हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा अमीबा में। लैक ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरियाज प्रोकार्योटिक टाइप से हैं और इनका किंगडम क्या होता है मोनेरा होता है, और जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन गैस फेज। गैस फेज में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ट्राइथाइलमाइन, डाइथाइलमाइन, इथाइलमाइन और अमोनिया। देखिए ये है ट्राइथाइलमाइन, ये है डाइथाइल और ये है इथाइलमाइन और ये है अमोनिया। इसमें टर्शरी माइन है, इसमें सेकेंडरी माइन है, इसमें प्राइमरी माइन और इसमें 0 डिग्री माइन।
अब यहाँ पे जो ट्रेंड चलने वाला है वो किस तरीके से होगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है अल्काइल ग्रुप का, और अल्काइल अमाइंस हमें गिवन है, जिसके अंदर जो आर ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा टुवर्ड द नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है तो वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, and thus make the unshared electron pair more available for sharing with the proton of acid। और इसके ऊपर जो unshared electron pair पड़ा है उसको शेयरिंग के लिए ज़्यादा अवेलेबल करेगा, ताकि ये अपना पेयर जो है वो प्रोटॉन ऑफ एसिड के साथ शेयर कर सके। The substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to the dispersal of the charge by the plus I effect of alkyl group। और अल्काइल ग्रुप का कैसा चार्ज है, प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से जब वो शेयरिंग करके अमोनियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसको भी वो क्या करेगा, डिस्पर्स करके स्टेबलाइज कर देगा। हैंस अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो अल्काइल अमाइंस की बात करें तो कौन सा अल्काइल अमाइन, टर्शियरी अल्काइल अमाइन। दस द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया। गैसेस फेज की हम बात करें तो किस पर डिपेंड करता है, बेसिक ऑर्डर डिपेंड करता है डोनर ग्रुप से। तो हमारा यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने वाला है ट्राइइथाइल अमाइन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बट अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। रीजन वहाँ पे आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप्स एंड एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये फैक्टर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डिटॉल इज ड्यू टू, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल। ऑप्शन नंबर 2। डिटॉल जो है इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर क्लोरोजाइलिनॉल की जो अमाउंट है वो 4.8% रहती है, इसका फॉर्मूला है, और पैरा क्लोरोमेटाजाइलिनॉल भी इसको बोलते हैं। एक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, सर्जिकल इक्विपमेंट और स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल तो करते हैं लेकिन बिना बॉडी को नुकसान पहुंचाए। इट फंक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल एंड प्रिवेंटिंग एंजाइम फ्रॉम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 146, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग ए करंट आई इज बी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू √3r फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये बी डैश क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट डिस्टेंस x एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। 2 mu naught I into pi r square upon 4 pi into r square plus x raised to power 3/2। and B क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर that is mu naught I upon 2r। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डेट इज √3r, और उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। आर स्क्वेयर जो है प्लस √3r का स्क्वेयर हम करेंगे तो 3r स्क्वेयर और 1r स्क्वेयर, ये टोटल मिलके 4r स्क्वेयर होगा, उसका पावर 3/2 है। फिर 2 mu naught I पाई r स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इंटू 4r स्क्वेयर की पावर 3/2। 4 पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, mu naught I अपॉन 2r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना r बनने वाला है, 2r का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 का पावर क्यूब तो 8 हो जाएगा और r का पावर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और क्यूब में से 1r ये ले लिया हमने, r स्क्वायर ये, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट कर देंगे यहाँ पे, और ये बचेगा mu naught I अपॉन 2r। तो यहाँ से ये और r हमने यहाँ से लिए, इसको हम लिख सकते हैं b, तो b अपॉन 8 हो जाएगा, तो b डैश इक्वल टू b अपॉन 8।
That is option number 4. Question number 147. The compound 1,2-butadiene has 1,2-butadiene का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स होते हैं. कैसे होते हैं? लेट्स सी. यहाँ पे जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का है. sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? sp में एक s एक p होता है, sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल होते हैं, और sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, और मिलकर के क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं. देखिए ये है हमारा 1,2-butadiene. 1,2-butadiene. यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp2 है, और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड. पहचान करने का तरीका ये है, अगर इसके पास 4 जो है सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 है, 2 पाई बॉन्ड है तो sp है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2. तो sp2, sp और sp3 तीनों ही तरह के क्या है यहाँ पे? हाइब्रिड कार्बन एटम. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 148. ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन. द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T, where F is in Newton and T is in second. The force on the bullet is reduced to 0 as soon as it leaves the barrel. The average impulse imparted to bullet is. यहाँ पे इम्पल्स की बात हो रही है. इम्पल्स क्या? व्हेन लार्ज फोर्स वर्क ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. An impulsive force doesn't remain constant but changes first from 0 to maximum and then from maximum to 0. तो यहाँ पे हमें टोटल इफेक्ट मेजर करना होता है फोर्स का क्या रहेगा. द इम्पल्स कॉज्ड बाय फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द बॉडीज चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल. इम्पल्स इफेक्टिवली इज ए मेजर ऑफ चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स ऑफ force is a measure of the total effect of force. Formula I is equal to F into dot delta T. Impulse is a vector quantity and its direction is same as that of the force. SI unit Newton second और kg meter per second है. तो force on bullet हमें given है 600 minus 2 into 10⁵ T, और हमें यहाँ से क्या करना है? Let the time at which F is equal to 0, फोर्स 0 हो जाए वो टाइम हमने मान लिया t0. तो t0 हम यहाँ से क्या कर लेंगे? कैलकुलेट करेंगे. डेट इज कैसे? 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵ करके इसको कैलकुलेट करने वाले हैं. इम्पल्स इज इम्पार्टेड टू बुलेट. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है t1 से t2 ft dt का इंटीग्रेशन है. I इम्पल्स है. तो यहाँ पे हमारा जो टाइम स्टार्टिंग में था 0 लेके चले, और हमने जो सेकेंड टाइम कैलकुलेट किया वो 3 इंटू 10⁻³ था. 0 से 3 इंटू 10⁻³ पे हम ये लिमिट यूज करने वाले हैं. ft dt फोर्स कितना गिवन हमें? 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t और इंटू में dt. 600 dt तो 600 t बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 10⁵ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर प्लस में और उसी से हम डिवाइड कर देंगे. तो t2 अपॉन 2 लिमिट्स लगाएंगे, इनके ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे इम्पल्स कितना आ जाएगा? 0.9 न्यूटन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 149. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? BCC, FCC, क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल और सिंपल क्यूब. तो सबसे लिस्ट वैल्यू जो होती है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पाई जाती है. पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसके पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब में 0.52 और 52% कह सकते हैं. BCC के अंदर 68%, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 74%, फेस सेंटर्ड के अंदर 74%, डायमंड क्यूबिक के अंदर 34% और सिंपल क्यूबिक के अंदर 52% है. तो यहाँ पे हमें डायमंड क्यूबिक दिया नहीं है, तो सिंपल क्यूबिक में लिस्ट हो जाएगी कितना? 52%.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स जिंक मरकरी HCl, जहाँ पे जिंक मरकरी HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है? तो ये देखिए प्रोपेन, पेंटेन, पेंटेन, ये सारे ही एल्कीन हैं, जबकि प्रोपेन एल्कीन है। तो इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो है हमारा रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू ए हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ये दो तरीके के मैकेनिज्म से रिएक्शन पॉसिबल होता है, एक तो कार्बन आयनिक मैकेनिज्म से और एक कार्बेनॉइड। कार्बन अनायनिक में यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं और कार्बेनॉइड में रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। इस रिएक्शन की जो फीचर्स हैं वो क्या है? एक तो इससे हमें एल्केन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं उनमें एल्केन हमें गिवन है, जबकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें एल्कीन गिवन है, अल्कीन, दैट इज प्रोपेन। तो इस रिएक्शन में हमें क्या नहीं मिलने वाला? प्रोपेन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। एस्टेट पेपर 2018 का साइंस पार्ट यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इनकी डिटेल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियोस। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है, देखने वाले उनको देख रहे हैं, तो नई वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।